बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समीर रहमान और आज के लेक्चर में हमने एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करना है जिसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन डेली लाइफ। ठीक है, इसके साथ साथ एक्सरसाइज के कुछ एमसीक्यूज़ करने हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चैप्टर इंशाल्लाह ये आज मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने आपको दो रिएक्शंस बताए थे, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसमें हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है सिस्टम को ताकि रिएक्शन हो सके, जबकि इसी के ऑपोजिट जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उसमें हीट एनर्जी सिस्टम से रिलीज़ होती है। ठीक है, अब हमने ये देखने के जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं कि वो रिएक्शंस जिनमें से हीट एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हीट जो है ये हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ये एक बहुत काम की चीज़ है और हीट हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, कुकिंग वगैरह में या जब भी हम फ्यूल को चला रहे होते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है इनकी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। एक्सटेंसिवली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, ठीक है, या शदीद इस्तेमाल होना। टू फुलफ़िल आवर नीड्स ऑफ हीट एनर्जी, ताकि हमारी जो ज़रूरत है ना हीट एनर्जी की उसको पूरा कर सकें। फॉर वेरियस पर्पजेस, मुख्तलिफ़ मकासद के लिए। ठीक है, द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल एट आवर होम्स इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड। हम घरों में अक्सर फ्यूल को जलाते हैं ताकि जो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हम कुकिंग कर सकें। एंड टू वार्म आवर रूम्स, या कभी हम जब भी इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं या गैस हीटर यूज़ करते हैं तो उसमें भी फ्यूल जलाया जाता है ताकि हमारे कमरे गर्म रहें। ठीक है, द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीज़ल इन द व्हीकल इंजन। व्हीकल इंजन में हम जब भी पेट्रोल या डीज़ल को जला रहे होते हैं, इंक्रीजेस प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स टू पुश एंड मूव द पिस्टन इन द सिलेंडर। ठीक है, आप लोग जब भी कोई भी व्हीकल स्टार्ट करते हो तो आपको पता है उसके सिलेंसर से धुआं वगैरह निकल रहा होता है। वो एक्चुअली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है ना, वही इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, धुएं की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ द पिस्टन टर्न्स द व्हील्स एंड मेक्स द व्हीकल मूव। ठीक है, अब जब पिस्टन हरकत में आता है उसकी वजह से जो पहिया है वो घूमता है। ठीक है, इसकी वजह से जब पहिया घूमता है तो उससे जो हमारा व्हीकल है, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बस हो, फिर वो घूमती है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा पेट्रोल या जो डीज़ल है इसका जो फ्यूल है वो जलना शुरू होता है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि सिलेंसर से मोस्टली डिस्चार्ज हो रही होती है। उस एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो पिस्टन को मूव करने के लिए यूज़ होता है और वो पिस्टन के साथ पहिया लगा होता है ताकि पहिया मूव कर सके। ठीक है, जैसे ही पिस्टन मूव करता है तो पहिया आगे से घूमना शुरू हो जाता है और जब पहिया घूमना शुरू हो जाता है तो फिर वो व्हीकल चलना शुरू हो जाता है। हीट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशंस। थर्मल पावर स्टेशंस में थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो थर्मल पावर स्टेशन वो स्टेशंस हैं जहाँ पे हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और इसका जो पहला स्टेप होता है उसमें बर्निंग ऑफ फ्यूल ही होती है, यानी कि कोई भी फ्यूल हो, चाहे वो पेट्रोल डीज़ल हो या कोई भी हो, उसको जलाया जाता है। इज़ यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जलाने के बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जनरेट का मतलब होता है पैदा करना या फिर प्रोड्यूस करना। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी कीप्स अस वार्म एंड अलाइव। आपको पता है बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो आमतौर पर 36 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये जो 36 डिग्री सेल्सियस की जो हीट एनर्जी है ना, ये आमतौर पर जब भी हम खाना वगैरह खा लेते हैं और डाइजेशन हो जाती है पूरी, तो हमारी बॉडी में अंदर से हीट एनर्जी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये उसका अवतार है। इग्निशन ऑफ डायनामाइट एंड गन पाउडर। ये जो डायनामाइट एंड गन पाउडर है ना, ये एक्चुअली पटाखों को कहते हैं। डायनामाइट ख़ास तौर पर वो छोटे से बॉम्ब्स होते हैं। ठीक है, और गन पाउडर का मतलब कोई भी पटाखा जिसके अंदर ये गन पाउडर मौजूद होता है। इग्निशन का मतलब होता है जलाना, यानी कि इसको बर्न करना। तो हम जब भी किसी भी डायनामाइट को या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर गन पाउडर मौजूद है, इन दो चीज़ों को जलाते हैं, दीज आर आल्सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इससे भी काफ़ी हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। थैंक यू। एंड आर टर्म्ड एज एक्सप्लोजन्स। ठीक है, और उसके नतीजे में धमाका होता है, उस धमाके को एक्सप्लोजन कहते हैं।
सच एक्सप्लोजन्स आर यूज फॉर ब्लास्टिंग इन माइंस। आमतौर पर जो ये डायनामाइट्स और गन पाउडर्स है ना, इनको माइनिंग में यूज़ किया जाता है। माइनिंग में आपको पता है जब पहाड़ों को अंदर से खुदाई वगैरह करनी होती है तो उसमें लेबर वर्क सिर्फ काम नहीं आती, यानी कि सिर्फ मशीन से ड्रिलिंग कर लेना काफ़ी नहीं होता। वो ड्रिलिंग करने के बाद अंदर जाके पटाखे जलाए जाते हैं ताकि हीट एनर्जी रिलीज़ हो और फिर उसको आगे यूज़ कर सकें। ठीक है, ये आपका टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ का। ठीक है, अच्छा तो अब स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज़ से। तो ये एमसीक्यूज़ मैं आपको अभी साथ साथ मार्क करवा देता हूँ, इसको आपने ना अच्छे से वो अपने बुक में मार्क कर लेना है। इसके साथ साथ जो 5.2 है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, और जो 5.3 है ये हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, ये हम टॉपिक के साथ साथ कर चुके हैं, तो ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। 5.2 में वो आपको कह रहा है कि डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, फिर रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल इक्वेशन है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। इसी तरह जो एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये भी हम कर चुके हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये भी हो गई है, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, 5.2 और 5.3 हो गई है। अभी हम एमसीक्यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद ये केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना शुरू करेंगे। अच्छा, तो जो पहला एमसीक्यू है आपके पास, कार्बन बर्न्स इन एयर टू रिलीज़ एनर्जी अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, कार्बन को हम जब भी एयर में बर्न करते हैं, अब एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, तो कार्बन को हमेशा जब भी एयर में बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है ताकि क्या बन सके, विद द फॉर्मेशन। इसका आंसर है ए ऑप्शन, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रिएक्शन है कि C+O2 इट गिव्स CO2। ठीक है, ये वो वाला रिएक्शन है जो कि हमने पहले पढ़ा था। दूसरे में वो कह रहा है द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर। जिंक का फार्मूला है Zn। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है H2SO4। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में अगर हम पानी मिला देते हैं, ख़ास तौर पे जो कि लिक्विड फॉर्म में हो, उसमें हम जब भी पानी मिला देते हैं तो ऐसे में जो फाइनल सोल्यूशन बनता है ना, उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट का मतलब है कि अब इसमें वाटर ऐड हो गया। तो हम जब भी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, उससे हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं। दूसरे का आंसर है सी ऑप्शन, जो कि है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी तरह थर्ड में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब वो कि जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स सेम नहीं है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे। तो तीसरे का आंसर बन रहा है आपके पास बी ऑप्शन। बी में आप देख सकते हो कि Na+Cl2 इट गिव्स NaCl। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि Cl के साथ आगे दो एटम्स अटैच हैं, जबकि जो प्रोडक्ट साइड है उसमें सिर्फ एक ही एटम अटैच है। क्लोरीन के एटम्स बैलेंस नहीं हैं, इसी वजह से ये पूरी केमिकल इक्वेशन एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो तीसरे का आंसर है बी ऑप्शन। अच्छा, इसी के साथ अब फोर्थ एमसीक्यू, हीटिंग ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूसेस अ गैस। अब पोटेशियम क्लोरेट एक कंपाउंड है, इसका फार्मूला है KClO4 और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको हम जब भी हीट करते हैं तो उससे गैस एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, O2 गैस। चौथे का आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, फिफ्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक है। इसका आंसर ए ऑप्शन है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फ़र। ये हमने एक पहले पढ़ा भी था कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि आयरन का फार्मूला होता है Fe। ठीक है, वो आयरन होता है कि Fe+S इट गिव्स FeS। ठीक है, आयरन सल्फाइड, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह सिक्स में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो कि पहले से ही बैलेंस्ड है। उसका आंसर सी ऑप्शन बन रहा है कि 2Fe+3Cl2 इट गिव्स 2FeCl3। अगर हम बात करें आयरन की, आयरन के दो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट साइड पे। ठीक है, और लिखा हुआ है 3Cl2, यानी कि दो एटम्स के तीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये टोटल हमारे पास हो गए 6 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के। ठीक है,
इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो उसमें 2FeCl3 है, यानी कि आयरन के एक एटम है और उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और क्लोरीन के 3 एटम्स हैं उसके 2 मॉलिक्यूल्स, तो क्लोरीन के भी 6 पूरे हो गए। तो छठे का आंसर बनता है सी ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह 7 में कह रहे द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ प्रॉपर्ली बैलेंस्ड व्हेन XCO + YO2 इट गिव्स XCO2। वो ये कह रहे हैं कि इसमें रिएक्टेंट साइड पे X और Y की क्या वैल्यू होगी और प्रोडक्ट साइड पे X की क्या वैल्यू होगी, ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए। तो इसका एक रिएक्शन जो बनता है वो बनता है 2CO + O2 इट गिव्स 2CO2, ठीक है। यानी कि जो रिएक्टेंट साइड है उस पर X की वैल्यू 2 होनी चाहिए और Y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और जो प्रोडक्ट साइड है उस पर Z की वैल्यू 2 होनी चाहिए। ये आंसर बनता है 7 का डी ऑप्शन है। इसी तरह 8th में वो आपसे कह रहे हैं हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ MgHCO3 होल ट्वाइस। ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ना आपके पास MgHCO3 होल ट्वाइस, इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने मौजूद हैं? तो O के साथ तो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 एटम्स, और उसी के होल के ऊपर स्केयर भी लिखा हुआ है, यानी कि 3 एटम्स के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 6 एटम्स हो गए टोटल। तो 8th का आंसर बनता है सी ऑप्शन, यानी कि 6 एटम्स, 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। इसी तरह 9 में कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो कि CaO है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और उससे एक प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि CaCO3 है। ये किसकी एग्जांपल है? ये एक एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन की, जिसमें 2 सब्सटेंसेस ऐड हो रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इस तरह के रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो 9th का आंसर है ए ऑप्शन। इसी तरह 10th में कहता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस अ गैस। अभी जो 9th था इसका ऑपोजिट आ रहा है 10th में, जिसमें 9th में मैंने आपको बताया था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। 10th में वो उल्टा इसका यही पूछे कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, उसको थर्मली डिकम्पोज करते हैं, थर्मल का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। तो जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे उससे कौन सी गैस बनेगी? उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो 10th का आंसर है बी ऑप्शन CO2, ठीक है। इसके साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन थे 5.2 और 5.3 के, वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस अब आज का एक लास्ट टॉपिक है 5.4 का कि कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशंस। आपको ये 5 पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, जिसमें पहले में कह रहा है कि Mg + O2 इससे क्या बनता है, ठीक है। इसको आपने प्रोडक्ट्स इन सब के लिखनी है और साथ साथ उनको बैलेंस करना है। तो जब भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं उससे एक कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है MgO, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए जब प्रोडक्ट अब O2 है ना हमारे पास, तो प्रोडक्ट साइड पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। उससे मैग्नीशियम के भी 2 आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो हम रिएक्टेंट साइड पे भी Mg के साथ 2 लिख देते हैं ताकि ये ओवरऑल बैलेंस हो जाए, ठीक है। इसी तरह सेकंड में है CH4 + O2, इससे क्या बनता है हमारे पास? अब जब भी ये रिएक्शन होता है CH4 जो कि मीथेन है, इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो 2 कंपाउंड्स बनते हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एक है H2O, ठीक है। बैलेंस करने के लिए पहले हमारे पास चूँकि रिएक्टेंट साइड पे H4 मौजूद था, तो हमने रिएक्टेंट साइड तो जो प्रोडक्ट साइड पे H2O है ना, उसमें H2 के साथ हमने पहले 2 लगा दिया ताकि हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स पूरे हो जाएं और वो बैलेंस हो जाए। ये बैलेंस करने के बाद अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे टोटल 4 ऑक्सीजन के एटम्स बन गए हैं। एक तो 2 एटम्स जो कि वाटर में मौजूद हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स जो कि CO2 में मौजूद हैं। इसीलिए प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट साइड पे भी फिर हमने O2 के साथ 2 लगा दिए ताकि वो भी 4 हो जाएं कंप्लीट, ठीक है। जो थर्ड है Fe+S, ये सीधा सीधा आयरन सल्फाइड बनता है FeS, इसमें कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जो फोर्थ है N2 + H2, ये एक फेमस रिएक्शन है जिसमें ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे अमोनिया बनती है NH3, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड पे तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास N2 गिवन है और प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ NH3 है, तो N को बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया, वो 2NH3 बन गया। अब ये 2NH3 बनाने के बाद हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड पे 6 एटम्स बन गए हैं और रिएक्टेंट साइड पे पहले 2 थे, तो हमने 3H2 लगा दिया ताकि वो भी 6 बन जाए, ठीक है।
इसी तरह एक लास्ट रिएक्शन है Na+Cl2। इससे क्या रिएक्शन बनता है? इससे रिएक्शन बनता है 2NaCl, ठीक है। अब जो NaCl है सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास Cl2 था, यानी कि 2 एटम्स थे, और प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ एक ही एटम था, तो हमने NaCl के साथ 2 लगा दिया ताकि 2 हो जाए वो मॉलिक्यूल्स। ये 2 लगाने के बाद जब सोडियम के साथ भी अब चूँकि 2 एटम्स मौजूद होंगे प्रोडक्ट साइड पे, तो हमने रिएक्टेंट साइड पे भी 2Na लिख दिया है ताकि रिएक्टेंट्स पे भी 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएँ उसके, ठीक है। ये यहाँ तक जो है ना आपका एक तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन डेली लाइफ, इसका मैं आपको अभी मार्किंग बता देता हूँ। उसके साथ साथ जो 5.4 है ना, इसको आपने अभी जो 5 रिएक्शंस हैं इनको अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और MCQs को आपने बुक पे ही मार्क कर लेना है, ठीक है। मैं आपको उसकी मार्किंग बता देता हूँ। जो आप लोगों ने आपने क्वेश्चन लिखना है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन डेली लाइफ, और इसका आंसर आपने स्टार्ट करना है दूसरी लाइन से। The heat released during burning of fuel at our homes is used for cooking food and to warm our rooms। यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट है, यानी कि द फोर्स ऑफ द पिस्टन टर्न्स द व्हील्स एंड मेक्स द व्हीकल मूव, यहाँ तक। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है, और इसको लिखना भी है। तो बस अब आपका लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। हमने भी 5.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने 5.5 और 5.6 ये 2 रिएक्शंस होंगे, इनको ज़रा हम डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो बस अब मैं इसी के साथ ही आपका लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ एंड अल्लाह हाफ़िज़।